हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बढ़िया रहना चाहिए आप लोगों को। तो बेटा, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और मैंने आपको कुछ बताया भी था इसके बारे में कि कैसे कैसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन भी पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। हाँ, एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और शायद हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए इस बारे में, टाइम की लिमिटेशन होती है कई बार। देखिए, जब भी मैंने आपको ये बात पहले भी, हालांकि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में बता चुका हूं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr जो था, उसे माइनस का dV अपॉन dr को पूरे को मिला के हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस ये नाम याद रखना है, कभी अचानक ऐसे यूज हो जाए तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो थी उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वही हमने स्टार्ट किया था। अब मैं आपको दोबारा से एक बार सारी चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। और सबसे कमाल की बात है कि मुद्दा ये नहीं कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ें, मुद्दा ये भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसमें जो लिखा हुआ है उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, लॉजिकली हम उसको समझ पाते हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को पूरा खत्म करते हैं और फिर साथ में देखते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे पास थी आज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, देखिए। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूं कुछ चीजें, आप चाहें तो मेरे साथ साथ उसको लिख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज में उसको लिखवा देता हूं, और तब उसके साथ साथ हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहता है वो। ठीक है, तो इसमें लिखिए, जो मैं पहली प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं इसकी, ये 1 मार्क के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स में भी ये कंसेप्ट काम आ जाएगा। तो लिखिए जरा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, द वर्क डन इन मूविंग, द वर्क डन, मेरे साथ साथ आप लिख लें, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज between any two points, between any two points on an equipotential surface, on an equipotential surface is always zero. Equipotential surface is always zero. मीनिंग समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, समझ लेते हैं पहले, अब लिखना नहीं है, पहले समझना है। समझिए, ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या था बेटा, हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मेरे पास ये ए पॉइंट है, बी सी डी ई, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इस पे अगर मान लो इस पे 10 वोल्ट है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब बी पर भी 10 वोल्ट होगा, सी पर भी 10 वोल्ट होगा, सब पे 10 वोल्ट ही होगा। अब आपने पहली प्रॉपर्टी ये लिखी है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। यानी कि अगर मैं ए से बी तक किसी चार्ज को लेके आता हूं, चलो मैं इसको थोड़ा सा दूर बना देता हूं, इसको हम थोड़ा सा क्लियर और बना देते हैं कि ये मेरे पास, मैं सिर्फ दो पॉइंट लेता हूं, ए और बी, ठीक है। इस पे भी 10 वोल्ट था, इस पे भी 10 वोल्ट था। दोनों के पोटेंशियल बराबर क्यों है? दोनों के पोटेंशियल बराबर इसलिए है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, अब अगर बेटा मैं किसी चार्ज को ए से बी पे लेके आता हूं, कोई चार्ज था, टेस्ट चार्ज मान लो क्यू नॉट, ए से बी पे लेके आते हैं, तो अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। लिखने का तरीका क्या है? ए से बी पे लेके जा रहे हो तो डब्ल्यू ए बी लिख लेंगे, पोटेंशियल को लिख लेंगे ए बी, और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो वो क्यू नॉट था, ठीक है। अब वी ए बी को क्या लिखते हो? वी बी माइनस वी ए लिख लेते हो इंटू क्यू नॉट, और ये डब्ल्यू ए बी था। अब वी बी और वी ए, देखो डायग्राम को, ए भी 10 वोल्ट का था और बी भी 10 वोल्ट का था, क्योंकि वी ए और वी बी दोनों ही आपस में बराबर हैं। और क्यों बराबर है वो डायग्राम में दिख रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल बराबर होता है।
तो अगर मैं VB की जगह भी VA लिख दूं और VA की जगह तो VA था ही, तो जीरो आएगा। यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी लिखी है उसका प्रूफ ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दोनों पॉइंट्स अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, तो क्योंकि उनका पोटेंशियल बराबर है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो WAB अगर इससे आप निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी कि आपको वर्क डन नहीं कराना किसी चार्ज को अगर आप सेम पोटेंशियल पे मूव कराते हैं तो। अब मैं चलो आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं इसका। हालांकि ऐसा नहीं कि एग्जांपल बिल्कुल सटीक बैठेगा इसके हिसाब से, लेकिन आप थोड़ा आइडिया कर पाएंगे। वाटर की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आप सोच के देखिए। मैं पानी की लहरों से इसको बताता हूं कि पानी की एक लहर थी, टॉप लेयर, उसके ऊपर अगर मैं किसी एक पॉलिथीन को रख दूं, एक पॉलिथीन जो कि उसके ऊपर फ्लो करके जा सके, तो यहां पर जो पॉलिथीन मैंने रखी हुई है ना, उसको यहां से लेकर यहां तक फ्लो करना आसान काम है। मतलब इस सरफेस के ऊपर चलना आसान काम है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जमीन से बिल्कुल सेम हाइट पर है। इसका मतलब जमीन को अगर मैं चार्ज मान लूं और इस हाइट डिस्टेंस अगर मान लूं, तो ये पूरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। कौन सी? रिवर की जो टॉप सरफेस है उसको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेता हूं। तो वो पॉलिथीन जो है वो यहां से लेकर यहां तक बहुत इजीली मूव कर जाती है। ठीक है, आपको उसके लिए कोई अलग से वर्क डन नहीं करना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि एक पॉलिथीन है जो ऊपर फ्लो कर रही थी, उसे नीचे लेके जाना है, यानी कि रिवर की लेयर में नीचे लेके जाना है, तो ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाती है। आप उसमें हाथ डाल के पॉलिथीन को नीचे करेंगे तब जाके हो जाएगा। यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन जो सेम सरफेस होगी उस पे जाने के लिए आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। रिवर का मैंने एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं कि रिवर की लेयर जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, नहीं होती है। उसका तो हम कोई सिग्निफिकेंस नहीं बता सकते यहां से, क्योंकि चार्ज की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जिस तरीके से वाटर की एक सरफेस के ऊपर इधर से इधर ले जाना आसान काम है, लेकिन एक सरफेस से नीचे वाली सरफेस पे ले जाना मुश्किल काम है, उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क डन चाहिए। इसलिए हमने बात करी थी कि वर्क डन on in moving a charge from between 2 points on an equipotential surface is zero। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है और ये रहा इसका प्रूफ। तो जो आपने लिखा हुआ है इसको आप अभी बाद में अलग ही नोट कर लीजिएगा, अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी आपको उस प्रॉपर्टी के साथ लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के साथ क्यों लिखना? इसलिए लिखना है ताकि आप उसे रटे ना, आप समझ सकें कि अच्छा ये लॉजिक होता है, इसी वजह से जीरो होता है। ठीक है बेटा, तो इतनी जगह आप छोड़ दें और फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें। ये आप तब नोट कर सकते हैं जब ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो उसके रिपीटेशन में आप उसको देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। ये तो मैंने इसका मीनिंग बताया, अब मैं इसकी लैंग्वेज बताता हूं। लैंग्वेज ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है। हमें तो समझ नहीं आया, लिख लिया, पढ़ भी लिया, समझ नहीं आया। अब कैसे? मैं मान लेता हूं नहीं थी, मतलब जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से डायग्राम तो ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन अब मैं इसको कैसे प्रूव करूं कि कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। पता है मैथ्स में कई बार क्या होता है, किसी चीज को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो हम मान लेते हैं कि लेट इट इज नॉट परपेंडिकुलर, कॉन्ट्रडिक्शन मान लेते हैं। मतलब एक चीज मान लेते हैं कि लेट इट इज नॉट परपेंडिकुलर और लास्ट में अपने रिजल्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि यस इट इज परपेंडिकुलर। तो यही ऐसी बात है। यहां पे ये बात कैसे है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं था। मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ये तो होता है, लेकिन मान लिया कि नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, तो ये पक्की बात है इसका कोई कंपोनेंट यहां जरूर आएगा। जैसे आपको पता है कि अगर वेक्टर r यहां पे होता तो यहां पे e cos थीटा आ सकता था, यहां पे e sin थीटा आ सकता था। तो कोई परपेंडिकुलर तो कोई कंपोनेंट तो आएगा ना यहां पे।
जब कोई चीज प्योरली परपेंडिकुलर होती है ना, प्योरली वर्टिकल होती है, तो इसका मतलब है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है। जो y एक्सिस है वो x पे तो जीरो ही है ना, और जो x एक्सिस है वो y पे जीरो है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज प्योरली वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, और कोई चीज अगर प्योरली हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको मैं और लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में समझा दूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 0, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 0, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब आप ये समझते हैं कि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि इसका जो y का कोऑर्डिनेट है ना, ये y वाला कोऑर्डिनेट है, ये 0 है। तो जो प्योरली x पर है वो y पे नहीं हो सकता, जो प्योरली y पे है वो x पे नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो चीज प्योरली वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, और जो प्योरली हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्योरली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि मान लिया कि परपेंडिकुलर नहीं था, तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा। अब आप सोच के देखिए, ये मैंने आपको बताया क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लीजिए कि अब यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट वाले उसमें बात करी थी प्रॉपर्टी में। अब अगर किसी चार्ज को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना चाहता हूं, इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां था, ई cos थीटा यहां था, ई sin थीटा यहां था, यहां पे थीटा था, तो अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी तक लाना चाहूंगा तो मुझे बताओ कि वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कंपोनेंट इधर है तो इसका मतलब फोर्स भी इधर ही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज में मान लो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की, F = QE। कब? अगर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो ऑब्वियसली इधर की ओर कोई फोर्स भी लग रहा होगा। अब अगर मैं किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लेके आता हूं तो फोर्स उसको आने देगा क्या? रिपल करेगा ना। यहां से फोर्स इधर जा रहा था, चार्ज को इधर लेके आ रहे हो, अब क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? वर्क डन होगा। वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है। अगर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आप कर रहे हो, तो वर्क डन होगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो चार्ज को इधर से इधर ले जाने पर कभी भी कोई वर्क डन नहीं होता, और उसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। अगर ना हो तो वो ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दो कंपोनेंट हो सकते हैं, और अगर कंपोनेंट होंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो फोर्स भी इधर लगेगा। तो चार्ज को जब लेके आओगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, और चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है और वो डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क डन 100% होगा, यानी कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो रहा है। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर ऐसा लेके चलोगे तो जो आंसर आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हमने जो एजम्पशन माना है वही रॉन्ग है, क्योंकि उससे जो रिजल्ट निकलता है वो गलत निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर यही सही होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको बताया ना मैंने कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, जबकि वर्क डन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो अब क्या लिखना चाहिए? तो मैं प्रॉपर्टी आपको लिखवा रहा हूं और उसके साथ उसका आंसर भी लिखवा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ मैथमेटिकल नहीं लिखना, थ्योरेटिकली आप लिख सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो आपकी थी, ठीक है, उसमें डायग्राम आपके पास ये आता है, आप चाहे तो सीधा लिख भी सकते हैं। लिखिए उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये तो हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके आगे मैं लिखवाता हूं कि क्या लिखना चाहिए और इसका आंसर क्या, इसका कंसेप्चुअल आंसर क्या हुआ। तो इसमें आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface, then there must be a component of electric field, there must be a component of electric field
along equipotential surface, along equipotential surface, comma, so the force will act, so the force will act on the charge moving, force will act on the charge moving on equipotential surface, hence the work done will be there, will be there, full stop. But this result is contradictory, but this result is contradictory. ठीक है, तो आपने ये भी लिख लिया कि क्या था एस्पेक्ट, क्या था प्रॉपर्टी, क्या थी और वो क्यों होती है, उसका भी आपने आंसर लिख लिया, क्योंकि क्यों भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है, लेकिन क्यों, उसी का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया, ये पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें आप क्या लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, लिख लें इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर where the strength of electric field is strong, where the strength of electric field is strong, while the equipotential surfaces are farther, while the equipotential surfaces are farther, where electric field strength is low, where the electric field strength is low। ठीक है, अब इसी के बारे में बेटा आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था, अब मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर समझा देता हूं और साथ में मैं इसको बताता हूं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो बेटा, इसका तरीका है कि मान लो कि चार्ज था हमारे पास प्लस क्यू, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वैसे तो बनेगी कैसे, गोल गोल बनेगी, इसके ऊपर चार्ज गोल 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 ऐसे बनेगी, लेकिन मैं इस पूरे को ऐसा ना बना के सिंपली थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ये प्लस क्यू था, मैं ऐसे दिखा देता हूं इसको, बाकी प्रॉपर डायग्राम मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं, ये परफेक्ट राउंड है, ये परफेक्ट स्फेयर है, लेकिन मैं इसका सिर्फ आधा इधर का पार्ट दिखा रहा हूं, हम इससे भी समझ जाएंगे इस बात को। आपको ये बता रखा है कि देखो आप अगर चेक करें तो यहां पर इनके बीच का गैप ज्यादा दिख रहा है और यहां इसके बीच का गैप कम है, ठीक है, इनके बीच के गैप को हम डीआर बोल सकते हैं, डीआर का मतलब सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, डीआर बोलते हैं, यहां पे डीआर बोल सकते हैं, यहां पे डीआर, यहां पे डीआर, इस तरीके से। लेकिन डायग्राम में देख के पता लग रहा है कि डीआर की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, बढ़ती जा रही है। ओके, आपने जो प्रॉपर्टी लिखी है उसका मतलब ये निकलता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, यहां जो दिख रहा है ना, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वीक। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कैसे जाती है, वहां निकलती है ना, ऐसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको एक क्लियर पता लग रहा हो कि यहाँ फील्ड लाइंस वैसे भी क्लोज है, पास है, तो ये स्ट्रांग बन जाएगा और जैसे जैसे दूर होती जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो वीक ही होता चला जाएगा। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए भी पढ़ी है कि जहां पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है और जब वो दूर चली जाती है तो उनके बीच के गैप बढ़ने के साथ क्या होता है, वो वीक हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्लोज है, यहाँ पे दूर हो रही है, तो ये तो पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ पे वीक। मैथमेटिकली कैसे समझे, मैथमेटिकली समझने का तरीका ये है कि मान लेता हूं बेटा यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल था, यहाँ पे 20, इस लाइन पे 10 है, इस पे 20, इस पे 30, इस पे 40, इस पे 50, इस पे 60, इस पे 70, इन पे सब पे मान लिया मैंने कि पोटेंशियल सेम था। ओके, अब देखो बेटा,
यहां मैं मान लेता हूं इसको ए बी सी डी ई एफ, सारे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कुछ पार्ट सॉल्व करूंगा, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल है, बहुत ढंग से इसको समझना। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था माइनस का डीवी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम और इक्विपोटेंशियल सरफेस से बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ कि अगर बेटा मैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो कितना आता है वो? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। हालांकि अभी जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है सही नहीं लिखी हुई है, ये वैल्यू गलत है, मुझे उल्टा लिखना चाहिए। कैसे? 70 60 50 40 10 20 ऐसे लिखना चाहिए। क्यों? जितना चार्ज से पास होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, V = KQ/R। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बस कुछ बता रहा हूं कि मान लो कि इन दोनों के बीच में ये 20 था, ये 10 था, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया। तो सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 है। और अगर 10 है तो इसका मतलब ये पार्ट जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। ऊपर वाला पार्ट तो आ गया कांस्टेंट और नीचे लिखा है dr। तो मैं इसको अब लिख सकता हूं E प्रोपोर्शनल टू 1/dr, ठीक है, या फिर dr प्रोपोर्शनल टू 1/e, किसी भी तरीके से। ये पक्की बात है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है तो जो तीसरी क्वांटिटी है उसे मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे V प्रोपोर्शनल टू IR होता है, उसमें R को कांस्टेंट कर देते हैं तब V प्रोपोर्शनल टू IR। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, और ढंग से समझते रहना चाहिए, थोड़ी टेक्निकल है मैं मानता हूं, लेकिन अब भी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। इस जो मैंने क्या किया, अभी सबको बराबर बराबर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। इसका भी 10 था डिफरेंस, इसका भी 10, इसका भी 10, जिससे कि dV को हम कांस्टेंट लिख सके। अब dV अगर कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में रिलेशन हो गया इनवर्स प्रोपोर्शनल का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, मतलब डिस्टेंस अगर कम होगा, dr अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और dr अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसको आप इससे भी ना समझना चाहे तो सिर्फ इससे लेंगे। अगर ये स्मॉल है तो ये श्योरिटी है कि ये लार्ज होगा। अब जरा देखो डायग्राम, इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? एक तो dr ये रहा, क्या दिख रहा है? स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज हुआ, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया, थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, dV को अगर आपने कांस्टेंट बता दिया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का रिलेशन देख पाएंगे कि dr जो था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि when equipotential surfaces are closer, electric field is strong, and when the gap between them is large, electric field is strength is weak, electric field is weak। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है, इस बात का ध्यान रखना। अब चलो बात करते हैं, ये तो खैर इस तरीके से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका स्टेटमेंट भी बता दिया कि जहां पे पास पास लाइनें होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पे दूर होंगी वहां पर वो वीक हो जाएगा। अब इसके बेस पर कुछ और हमको सीखना है। अब वो क्या सीखना है देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी सीखनी है कि वो कैसे ड्रॉ करी जाती है। तो क्या है इसके अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको ड्रॉ करनी सीखनी है। तो चलिए अभी देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं लिखता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल सरफेसेस due to isolated single charge या सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। अब सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या होता है? एक चार्ज लेना है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी ले सकता हूं, और आइसोलेटेड का मतलब होता है उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये दो तरीके से चीज हो सकती है, या तो हम पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें दो केस है, एक तो ये आ गया पॉजिटिव,
और ये आ गया नेगेटिव। मैं दोनों को ड्रॉ करूंगा ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख सकें। ये ड्रॉ करने के लिए आ जाता है बेटा एग्जाम में, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, ढंग से देखना। आपको दिख रहे हैं बहुत सारे स्फीयर्स, और ऐसा नहीं कि मैंने ड्राइंग गंदी करी है, मैंने जानबूझ के इनके बीच में कम गैप रखा है और उनके बीच में ज्यादा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी ड्रॉ होती है। और आपको अभी हमने बता दिया कि जो पास पास यहां पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे क्या होगा, वो वीक होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके साथ में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मैं कैसे भी ड्रॉ कर दूं, देयर इज अ कंसेप्ट बिहाइंड इट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। दिख रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाली है सब में 90-90 का एंगल है। ऐसे ही यहां भी 90-90 के एंगल होंगे सारे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि तो प्रॉपर्टी है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती ही। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी खींच दी। इसको ध्यान रखते हैं, इसको खींचते हुए आप इस बात का ध्यान रखें, इसको ड्रॉ करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सॉरी। अब देखिए यहां क्या है, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में भी सेम बनेगा। ये अब आपके लिए क्वेश्चन है बहुत इजी। क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला देखो पॉजिटिव में मैंने पहले पास पास फील्ड लाइन पास पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, दूर जाते जाते उसको ब्रॉड कर दिया मैंने, यहां भी ऐसा ही किया। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सब कुछ सेम रहेगा या कोई डिफरेंस हो सकता है? सोचो, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा, और डिफरेंस होना भी चाहिए, वरना पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? वो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में बनेगी। तो देखिए नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है उसके टूवर्ड्स, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड अभी भी यहीं जा रहा होगा। हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन वाइज नहीं। वैल्यू अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा यहां होगी मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो सिर्फ ये क्या करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास, दोनों में डिफरेंस ये हुआ पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स आ रही है। ये दोनों में अंतर था। तो सीख गए कि नेगेटिव और पॉजिटिव से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाई जाती है। पहले आपको पास पास बनाना है, फिर आपको दूर दूर बनाना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं मस्त कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा। उसके अंदर ये देखना कि उसको एक तो बनाने का तरीका है, फिर उसको लर्न करने का तरीका कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अक्सर वैसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चा भूल जाता है कि उसको लर्न कैसे किया जाए। तो मैं एक तरीका बताऊंगा बहुत जबरदस्त कि किस तरीके से उसको लर्न किया जाएगा। देखिए अब हमको पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब तक तो चार्ज सिंगल सिंगल थे, लेकिन अब हम चार्ज को कंबाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो मैं इसमें पहला जो केस ले रहा हूं वो पहला केस ये ले रहा हूं कि उसमें जो चार्जेस थे वो दोनों ही पॉजिटिव है। कैसे? ए पार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस साथ में बनाऊंगा ताकि आप कंपेयर कर सकें। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? सबसे पहली बात तो ये हुई कि अगर मैं बोलता हूं कि चलो एक काम करो इक्विपोटेंशियल सरफेस बाद में बनाएंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप एक बार पहले भी सीख चुके हैं ड्रॉ करना, जब हमने न्यूट्रल पॉइंट की बात करी थी, न्यूट्रल लाइन की बात करी थी, बिल्कुल वही बात है। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक न्यूट्रल लाइन खींच दूं।
हालांकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए आपको न्यूट्रल लाइन को खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी डायग्राम की एक्यूरेसी के लिए न्यूट्रल लाइन आप बना ले तो अच्छा रहेगा। ये डायग्राम आपको याद आ गया होगा अब तक? ठीक, पहले मैंने पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली। अब देखो बेटा क्या सीन है, अब मुझे न्यूट्रल लाइन की जरूरत नहीं है और वो आपको ड्रॉ भी नहीं करनी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, वरना डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मुझे डायग्राम को ऐसे बनाना है, किसी दूसरे कलर से मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए ब्लैक से बनाते हैं इसको, कोई बात नहीं। ये मैंने बनाया है ऐसे, ढंग से देखना मैं इसको कैसे बना रहा हूं। चाहे तो आप इसको रेगुलर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने एक बनाया, अब सेकेंड, थर्ड, यहां पे आप इसको थोड़ा सा मैं और क्लोज करता हूं ऐसे। अब देखिए यहां से ऐसे, इधर से पास रखना है, इधर से दूर करना है। टच नहीं करना है, थोड़ा सा अलग रखना है, क्योंकि अगर टच कर दिया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों पे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब आप ये नोटिस करिए कि इन दोनों डायग्राम के अंदर आपको क्या चेंज नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव का अभी आइसोलेटेड बनाया था उसमें ये था कि सारे के सारे परफेक्ट स्फीयर थे और चार्ज बिल्कुल सेंटर पे था। अब नहीं है ऐसा, अब ये स्फीयर ना होकर थोड़े ओवल हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप सोचिए। मुझे एक चीज बताओ कि अगर दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा और कहां पे कम होना चाहिए? अगर मान लो कि मैं +2 कूलम का यहाँ पे चार्ज था और यहाँ पे मेरे पास +2 कूलम का चार्ज है, तो ये पॉसिबल है ना कि बीच में जीरो आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर जाता है, इवन इसकी वजह से इधर जाता है, तो जीरो हो सकता है। तो यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा अगर दोनों चार्ज बराबर है, और उसी पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जीरो तो बीच में होगा, ऐसा हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक। और वो कैसे पता लग रहा है? डायग्राम से भी दिख रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप ज्यादा है यहां पर, और अगर गैप ज्यादा है यहां पर तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक, और यहां पर क्योंकि गैप कम है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर फील्ड इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, और जहां पर पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया वीक, यहां पे स्ट्रॉन्ग। नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसा डायग्राम बनाने को आता है या जब बुक में भी हम इसको देखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ डायग्राम बना के दे दिया होता है। लेकिन मेरा फर्ज ये है और आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि आप सीखें कि हर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, कहां पे स्ट्रॉन्ग रीजन कहां पे वीक रीजन आएगा। ठीक है, वो इस तरीके से आ गया। क्योंकि पिछले वाला जो हमने किया था वहां तो सिमेट्री थी क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल स्फीयर थे, लेकिन यहां पर क्या है, ओवल है। अगर ओवल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन हर जगह सेम नहीं रहेंगे। यहां पर गैप दूर दूर था, गैप ज्यादा था तो यहां पर वीक आ गया, यहां पे पास है तो स्ट्रॉन्ग आ गया, यहां पे पास था तो स्ट्रॉन्ग। अब मेन बात यह है कि इसको याद कैसे किया जाए। ये कैसे याद किया जाए कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो इसके बीच में ज्यादा गैप रखना है, ये कैसे याद किया जाए? तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं इसी के साथ में एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं और दोनों में कंपैरिजन देखना, फिर दोनों एक साथ ही याद हो जाएंगे। देखो ये तो मैंने बनाया दोनों पॉजिटिव की वजह से, इसको स्ट्रॉन्ग और वीक में यहां लिख देता हूं ऊपर। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा यहां पे ताकि दोनों चीजें लिखी जा सके। यहां मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वीक। ओके, अब देखो बच्चे, अब मैं बना रहा हूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की वजह से। ढंग से देखना बेटा, ये आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर करेगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगी। देखो ये पहले मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेता हूं।
ये टच नहीं कराऊंगा इसको, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ये और ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, तो ये ऐसे लिंक हो जाएंगी, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करनी है जितना भी आप बना सके, ठीक है। फिर यहां से बाहर चली जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बाहर हो गई और यहां से अंदर, ये यहां से ऐसे। दोनों डायग्राम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ढूंढते हैं। पहला डिफरेंस ये है, दोनों पॉजिटिव थे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर चली गई, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से तो बाहर जा रही है और नेगेटिव से उसकी तरफ आ रही है, पहला डिफरेंस। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, जो खतरनाक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि बेटा यहां मैंने बीच में आपको ज्यादा थिकनेस ज्यादा कर दी है, और यहां पास पास है, यहां दूर दूर है, यहां उल्टा हो गया, यहां पास पास है और यहां दूर दूर है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग और कहां पे वीक होगा इस केस में, सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग और कहां पे वीक होगा इस केस में। जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वीक, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वीक, और यहां हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बीच में। और ये बात न्यूमेरिकली भी प्रूफ है। अगर मैं एक पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लूं और मैं आपसे पूछूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसे निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और इस नेगेटिव की वजह से भी तो इधर ही जाएगा, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाता है। अगर ऐड हो गया तो ऑब्वियसली यहां वैल्यू ज्यादा आएगी, यहां सिर्फ पॉजिटिव की वजह से, यहां सिर्फ नेगेटिव की वजह से, और यहां पे दोनों को ऐड करने की वजह से। ऊपर वाले में बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें ऐड हो रहा है। अब मेन बात है इनको याद कैसे किया जाए। ये तो था डायग्राम, और डायग्राम देख के आपको पता लग गया होगा थोड़ा खतरनाक है, अजीब तरीके का है, गंदा सा, घिनौना, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए। तो एक बहुत सीधी सी बात है बेटा, मान लो कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब मैं इनको पास लेके जाऊंगा तो ये रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब इनके बीच का गैप बढ़ेगा, ओके। और अगर ये मेरे पास साउथ पोल है और ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे, ओके। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, बीच में गैप ज्यादा आएगा, तो पोटेंशियल के बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को ज्यादा जगह मिल जाएगी गैप बनाने के लिए। ये लॉजिक नहीं है, ये मैं सिर्फ लर्न करने के लिए बता रहा हूं कि अगर इनके बीच का गैप ज्यादा होगा तो इन सरफेसेस को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा एक्सपेंड होने के लिए। यहां पे क्या था, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींच रहे हैं, और जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे तो बीच में जगह बचेगी कम, और जब कम जगह बचेगी तो क्या होगा, पतली पतली लाइनें बनेगी, पास पास लाइनें बनेंगी, क्योंकि जगह कम है तो बहुत पास पास बनेगी, जगह ज्यादा हो जाएगी रिपल्शन की वजह से तो ज्यादा बनेगी। क्लियर है ये बात, ठीक है बेटा। तो इसको इस तरीके से लर्न करना है कि आपको पॉजिटिव के बीच में गैप ज्यादा रखना है क्योंकि रिपल्शन है, तो ऑटोमेटिकली आप ब्रॉड लाइनें यहाँ पे बनाएंगे, और यहां पर जगह कम होगी तो आपको फाइन लाइन, थिन लाइंस बनानी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमारे पास ये थी कि हम कैसे इसको बनाते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज सीख लिया, ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज सीख लिया, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ सीख लिए। अच्छा मुझे बस एक चीज बताओ, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव से फील्ड लाइन इस तरीके से चली गई, अगर इन दोनों पॉजिटिव की जगह मैं इसको और इसको दोनों को नेगेटिव लेता तो डायग्राम में क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव की जगह दोनों नेगेटिव ले लूं तो क्या होना चाहिए, मैं जानता हूं कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं वहां पे, तब सिर्फ ये होगा कि जो बाहर की ओर लाइन जा रही हैं वो सारी अंदर की ओर आएंगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जा रही है तो अब वो उसके टुवर्ड्स आएंगी, जब वो नेगेटिव हो जाएगा यहां पे टुवर्ड्स आएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी बीच में वीक रहेगा और दोनों तरफ स्ट्रांग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा लिखा है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो मैं आपको एक ही चीज से बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता ना कि हमेशा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आएगा। बोर्ड का तो हमारा तरीका ही अलग है, उसका तरीका ये है कि आपने जो पढ़ रखा है वो ना पूछ के उससे रिलेटेड कुछ और पूछ लेते हैं, ये होता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज है, एक लास्ट चीज है और जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनानी सीखनी है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट क्लास से करेंगे, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए खैर मैं आपको एक चीज और बता दूं भी,
अब हमको ये देखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तब कैसे बनती हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगी, और फिर वो किसी भी डायरेक्शन में हो बनेंगी वैसे ही। मैं लिखता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है, यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल लाइंस। ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है? जो हम नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं उसके हिसाब से इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली EX लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? वो बनेगी आपके पास ऐसे, पैरेलल प्लेन सरफेसेस, इस तरीके से। इनकी शेप ऐसे क्यों बनी? इनकी शेप ऐसे इसलिए बनी है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म की वजह से बने तो कैसे बनेगा? तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से क्या होगा कि जो आपको फ्लैट सरफेस दिख रही है ना, फ्लैट ना होकर कर्व हो जाएंगी। कर्व कैसे? पैराशूट देखा ना, पैराशूट सिंपल वाला जो पैराशूट होता है जो इस तरीके से थोड़ा कर्व हो जाता है, होता तो रेक्टेंगल है लेकिन हवा जब उसके अंदर से लगती है तो कर्व हो जाता है। तो वही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस शेप की बन जाती हैं, ये कुछ ऐसी। मतलब है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे ही, लेकिन क्या होता है कर्वनेस हो जाती है जब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब देखो, क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपसे बहुत रेयर पूछेंगे, चांस नहीं है वैसे नॉर्मली इसका पूछने का, लेकिन यूनिफॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये था अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मान लो कि आपसे जेड एक्सिस के अलोंग पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जेड एक्सिस के अलोंग, और तब आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछिए। इसको z मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। तो अलोंग z एक्सिस इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z एक्सिस पे दे रखा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है पैरेलल टू xy प्लेन। अब वो कैसे? ये देखो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड था अलोंग z एक्सिस बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे बनेंगी। हाँ, इनके बीच का गैप बराबर होगा या नहीं होगा उसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो किस शेप की बनेगी। पहले क्लोज क्लोज बन जाएगी, बाद में थोड़ा गैप बढ़ जाएगा, यही होगा। तो ये दिस इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनती है। अगर x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग होगी तो ऐसे से बाहर की ओर आ जाएगी। ठीक है, तो जिस भी एक्सिस के ऊपर है, बस वो एक्सिस जो है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है उसके आपको परपेंडिकुलर बना देनी है, बस ऐसे ऐसे करके सरफेस जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, एक नया टॉपिक होगा, और कुछ छोटी छोटी बातें और हैं वो जो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि कोई स्फेरिकल अगर शेल है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर कितना होता है और क्यों, वो हम बात करेंगे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो बहुत ध्यान से और बहुत जोश से उसको करेगा। मैं जानता हूँ बहुत बच्चे इस टाइम बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को और बढ़ाएं और अच्छा करें। ठीक है, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।